गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री का न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखिए, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि भारत में उत्तर मुगल काल में छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो गया था। क्योंकि यह जो काल है, अगर 18वीं सदी की बात करें तो यह छोटे छोटे राज्यों का काल है। तो यहाँ पर देखिएगा कि बंगाल जो आपका है एक स्वतंत्र राज्य बन बैठता है। फिर हम पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि मराठा जो है अपने आप में एक शक्तिशाली थी, लेकिन पानीपत में फिर उसकी हार होती है। फिर यहाँ आप देखिएगा मैसूर एक अलग राज्य है, अवध एक अलग राज्य है। मैसूर हो गया, अवध हो गया। फिर यहाँ आप देखिएगा कि कर्नाटक, इस तरह से देखिएगा कि काफ़ी। फिर यहाँ आप देखिएगा राजपूताना, फिर सिख। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि 18वीं सदी का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक रहेगा 18वीं सदी का छोटे राज्य के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर आज हम बंगाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बंगाल जो क्या है, तो देखिएगा कि बंगाल जो है ब्रिटिश का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, क्यों है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप बंगाल के इतिहास को देखें तो बंगाल जो है यह एक उपजाऊ भूमि है। फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बंदरगाह भी है। फिर यहाँ आप देखिए तो खनिज भी काफ़ी मात्रा में है। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ जो है जो ब्रिटिश को बंगाल की ओर आकर्षित करता है, और बंगाल यहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता ने मुगल के सत्ता से ये क्या होते हैं, बंगाल केंद्रीय सत्ता ने मुगल सत्ता के हाथों से निकलता हुआ बाहर निकल जाता है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, बंगाल जो था औरंगजेब के समय, क्योंकि आपको याद होगा कि औरंगजेब के बाद ही पतन क्या होता है, मुगल का प्रारंभ हो जाता है। तो औरंगजेब के समय बंगाल में, यानी बंगाल को चलाने के लिए एक सूबेदार होता था और दूसरा जो होते थे दीवान होते थे। और सूबेदार जो हमेशा होते थे वो यह राज परिवार का कोई न कोई सदस्य होता था, व्यक्ति होता था। तो उसी समय औरंगजेब के समय बंगाल का जो सूबेदार बनाया गया था, अजीम शान को बनाया गया था। और ये जो हमेशा दिल्ली में ही बैठते थे, राज दरबार में ही बैठे रहते थे, बंगाल उंगाल जाते नहीं थे। और बंगाल का जो पूरा कार्यभार जो था एक तरह से दीवान के रूप में मुर्शिद कुली खां को दे दिया गया था। मुर्शिद कुली खां, औरंगजेब के समय इसे क्या किया गया था, एक यहाँ का दीवान बना दिया गया था। और अगर इसकी मुर्शिद कुली खां की बात करें तो 1717 से 1727 तक यहाँ पर मुर्शिद कुली खां। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर दूसरा दीवान आते हैं, वह है शुजाउद्दीन। यह देखिएगा 1727 से
39 तक रहते हैं। फिर आगे देखिएगा सरफराज खां, ये थोड़ा सा नज़र डुलाइएगा तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आप देखिएगा। सरफराज खां 1739 से 41 तक रहते हैं। फिर देखिएगा इसी में आपका अलवर्दी खां का नाम सुने होंगे, अलीवर्दी खां, इसका हम बैकग्राउंड बता रहे हैं। फिर देखिएगा यह 40 से लगभग 56 तक ये रहते हैं। फिर यहाँ पर जो इतिहास में है सिराजुद्दौला, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट किराएदार है यहाँ पर। सिराजुद्दौला जो 1756 से 57, और 57 के बाद देखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी प्लासी व्लासी का युद्ध होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बंगाल में क्या होते थे, दीवान की नियुक्ति होते जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पर, और मुर्शिद कुली खां, अगर बात करें मुर्शिद कुली खां से जो होते हैं यहाँ पर वंशानुगत दीवान का नियुक्ति होने लगता है। इसका वंश ये है, ये है, ये है, इस तरह से। और सिराजुद्दौला तक आते आते स्थिति काफ़ी क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा अब हम टॉपिक बाय टॉपिक लिखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा लिखिए इसको। तो लिखिए, बंगाल मुगलों का एक महत्वपूर्ण सूबा या प्रांत होता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल शासक को कमज़ोर पाकर बंगाल के सूबेदार यानी गवर्नर ने स्वतंत्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया तथा ये नवाब बन गए। जैसे मुर्शिद कुली खां, आगे चलकर शुजाउद्दीन, आगे चलकर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला। एक छोटा सा टॉपिक डालिएगा, मुर्शिद कुली खां। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजी मुसान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था। अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थे। वास्तविक शक्ति किसके पास है, मुर्शिद कुली के पास थे। पॉइंट नंबर 2, मुगल सम्राट, आगे लिस्ट में याद होगा फर्रुखसियर, चर्चा हम कर चुके हैं। फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अपने दीवान साहब ये क्या बन गए, डायरेक्ट सूबेदार बन गए, नियुक्त किया गया। यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त, यह इम्पोर्टेंट लाइन है, यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। तो देखिए, थोड़ा ये तो हो गया मुर्शिद कुली खां। आप थोड़ा सा डालिए, मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार, ये क्या थोड़ा सा काम किए थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार,
राजस्व सुधार में क्या कहते हैं, तो पहला पर लिखेगा, इन्होंने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की। सेकेंड पॉइंट, जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा, जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालिसा भूमि, खालिसा भूमि ब्रैकेट में इसको बोलते हैं राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। थर्ड पॉइंट में, इसने बड़े जमींदारों को सहयोग दिया जो राजस्व वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे, अतः उनकी जागीर भूमि को बनाए रखा। नेक्स्ट में, किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया, जिसको हम तकाबी कहते थे, उपलब्ध कराया। पैराग्राफ चेंज कीजिए। मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण आदि जमींदारों ने विरोध किया। मतलब कि जब ये सुधार किए थे मुर्शिद कुली खान थे, कुछ लोग ने इनका विरोध किया, जिसमें उदय नारायण थे, मोहम्मद थे आदि। इन विद्रोहों का दमन कर मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से, ये भी इम्पोर्टेंट है, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आते हैं अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली के बाद आते अलीवर्दी खां, तो लिखिए थोड़ा सा। अलीवर्दी खां, देखिए इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेगी। इनका एक कोटेशन था। इसका मतलब है कि ये ब्रिटिश से काफ़ी सहयोग रखते थे, ब्रिटिश से यह डरते थे, इसलिए उन्हें यह छेड़ने की बात नहीं करते थे और उससे कहीं न कहीं वह ब्रिटिश से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें आगे देखिएगा, फिर आपका है सिराजुद्दौला, जहाँ से कि एक इम्पोर्टेंट बात है उसको थोड़ा सा। सिराजुद्दौला लिखिए, नवाब बनने के साथ ही पहला पॉइंट है, सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों से संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने के लिए नवाब के विरोधियों को शरण दी और नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही की। कार्यवाही करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम, पहले भी चर्चा किए, पहले जो गांव था 3-4 गांव था उससे मिलाकर ये बनाया गया था, फिर यही फोर्ट विलियम कलकत्ता बनता है। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलबेल ने ब्लैक हॉल, ये भी है, ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया।
देखिए, कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला की सेना फोर्ट विलियम पर पहुंचती है तो वहां पर यह काफ़ी तबाही मचाती है और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को ये क्या करते हैं, एक छोटे से रूम कमरे में इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद कहते हैं कि लगभग 146 कैदियों को वह बंद कर देते हैं छोटे से कमरे में। अगले दिन केवल 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। यानी कि एक रूम में 146 लोग और उसमें से 23 लोग, तो लगभग मानिए कि अच्छा खासा 123 लोग की क्या होती है, मृत्यु होती है। और इसमें हॉलवेल ने इस घटना को ब्लैक हॉल की संज्ञा दी थी। तो ये कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए, उस समय क्लाइव देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ से ये निकलते हैं। औरंगजेब ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजे और कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। अब ये क्या करते हैं, क्लाइव फिर दोबारा, कहा जाता है कि ये सारा जो है फुल्टा द्वीप पर जाकर ब्रिटिश कुछ तो यहाँ पर मारे जाते हैं और कुछ फुल्टा द्वीप पर शरण लेती है और सिराजुद्दौला फिर यहाँ पर वापस चले आते हैं। फिर कहा जाता है कि क्लाइव के नेतृत्व में फिर यह फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है और फिर यह देखने लगते हैं कूटनीति से कि सिराजुद्दौला का विरोधी कौन कौन है। तो उस समय देखिएगा, विरोधी में मीर जाफर थे, ठीक है, जिसको कि सैन्य प्रमुख बोला जाता है। ये सिराजुद्दौला के सैन्य प्रमुख थे। फिर मनिक चंद, इसके बारे में कहा जाता है, कलकत्ता का एक प्रभारी था। फिर अमीन चंद, एक अमीन चंद खिलाड़ी हैं जिसको कि बहुत बड़े पूंजीपति थे। उसके बाद जगत सेठ हैं, एक बैंकर थे। ये जो सब थे सिराजुद्दौला से थोड़ा सा नाखुश थे, इसलिए ये सभी ने क्या किया, ब्रिटिश का साथ देना प्रारंभ किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए पलासी का युद्ध होता है, क्योंकि ये तो सारे लोग सिराजुद्दौला में हैं, लेकिन यह अंदर अंदर ब्रिटिश की सेना में है। और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको हम पलासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह होता है 23 जून 1757 को। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, पलासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी तट पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई, क्योंकि षड्यंत्र पहले से रचा हुआ था। और सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सन अधिकारियों ने वफादारी दिखाई और अब बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। यानी कि यहाँ पर पलासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला यहाँ पर मारे जाते हैं। फिर ये देखिए मीर जाफर जिससे यह षड्यंत्र किए हुए थे, फिर उसको यह क्या करते हैं, नवाब बनाते हैं मीर जाफर। और यह 1757 से 60 तक रहते हैं। ये सब करेक्ट जो एक्टर है, इस सब को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए इसने, मीर जाफर में लिखिए पॉइंट, इसने नवाबी प्राप्त करने के लिए कंपनी को यानी ब्रिटिश को 24 परगना, ये भी पूछा जाता है, 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी। किंतु मीर जाफर अंग्रेजों की मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई।
परंतु इसका भेद खुल गया। अतः 1759 में बेटारा का युद्ध है। बेटारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आते हैं, जो कि मीर जाफर का ही दामाद है। मीर कासिम, देखिए, अंग्रेज यहाँ पर वैसे नवाब को चाहते हैं जो उनके सिर्फ हित का काम करे, यानी उनके फ़ायदा के लिए। वह ब्रिटिश नवाब को तब तक ही इज्जत देते थे जब तक उनसे फ़ायदा होता था। जैसे ही नवाब ब्रिटिश के विरुद्ध काम करने लगते थे तो उसके जगह पर कोई दूसरा मोहरा को वह लाते थे। यानी कि ब्रिटिश का काम था कि नवाब फ़ायदेमंद है तो गद्दी पर बैठेगा, नहीं फ़ायदेमंद है तो उसके बदले दूसरा आएगा। उसी तरह से जैसे ही पता चला कि मीर जाफ़र के बारे में, उस समय तो नवाब बनने के लिए 24 परगना क्षेत्र दे देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो बहुत बड़ा लोभी है, अब इनको परेशान कर दिया था। तो अंत में वह क्या किया कि किसी तरह से, अब उस समय डच भी भारत में, तो उनसे मिलकर ब्रिटिश को भगाने की कोशिश किए। लेकिन इस समय डच से काफ़ी मजबूत था ब्रिटिश सेना, इसलिए यहाँ पर डच की हार हो जाती है। तो फिर मीर कासिम आते हैं। मीर कासिम देखिए 1760 से 1763 के बीच में रहते हैं। और मीर कासिम, फिर वही कहानी है कि मीर कासिम भी इनसे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये परेशान होने के बाद यहाँ तक होता है कि अपनी राजधानी या मुंगेर लेकर चले आते हैं और यहाँ से यह ब्रिटिश को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिश यहाँ से आकर फिर मीर कासिम को भगा देते हैं। ठीक है, तो फिर ये देखिए आगे कहानी क्या बनता है, थोड़ा सा लिखिएगा मीर कासिम के बारे में। मीर जाफ़र के पश्चात अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इससे अंग्रेज़ों को कुछ और क्षेत्र ये भी देते हैं, जैसे बर्धमान, मिर्ज़ापुर, चटगांव की जमींदारी प्राप्त हुई। साथ ही कुछ उपहार के रूप में धन संपदा की प्राप्ति हुई। इस आधार पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, किंतु यह वास्तव में कुछ दिनों के लिए परिवर्तन था। मीर कासिम एक कुशल शासक थे, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये सारी चीज़ ब्रिटिश को हजम नहीं हो रहा था। ब्रिटिश के बार बार राजकाज में हस्तक्षेप के कारण मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई और अपनी सेनाओं को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना शुरू किया। वस्तुतः मीर कासिम की वास्तविक शक्ति का उपयोग करना चाह रहा था। इसी क्रम में मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दस्तक, याद होगा पास जिसको हम बोले थे फर्रुखसियर, का दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने राज्यों की चुंगी को समाप्त कर दी। इससे अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची, अतः अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष हुआ। अंततः मीर कासिम को भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी। अब नवाब पुनः मीर जाफ़र को बनाया गया। तो कहानी ये होता है कि मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को लगाया, नवाब बनाया, उनसे भी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ।
लेकिन मीर कासिम एक कुशल शासक थे, वह ब्रिटिश की नीति को समझने लगे और यह अपना एक स्वतंत्र पूर्वक नवाब का रोल अदा करना चाहता था, इसलिए वह अपनी सेनाओं को मजबूत करने लगे, राजधानी परिवर्तित कर ली। और यहाँ पर देखिए एक कहानी था कि ब्रिटिश ने पास जो उसको फर्रुखसियर के माध्यम से मिला था व्यापार, फ्री व्यापार करने का, उसका वह दुरुपयोग करने लगा। ब्रिटिश कंपनियां तो खुद नवाब को चुंगी देती नहीं थी, साथ में उस पास को वह निजी तौर पर भी यूज करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि नवाब का जो खजाना था उस राजस्व में कमी आने लगा और जो बंगाल के नागरिक थे या व्यापारी वर्ग थे उनको भी काफ़ी नुकसान होता था। इससे अपने बंगाल के नागरिकों को दिल जीतने के लिए वह चुंगी ही समाप्त कर दिया। इससे तो बंगाल के व्यापारियों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश को नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे यह मीर कासिम से नाराज़ हो गए और उसको फिर यहाँ से इनको भागना पड़ गया। और फिर जैसे ही मीर कासिम यहाँ से भागते हैं तो फिर ब्रिटिश को लगता है कि इससे बढ़िया तो पहले वाला मीर जाफ़र ही था, चलो कम से कम आवाज़ तो नहीं उठा रहा था। तो फिर यहाँ क्या करते हैं, दोबारा फिर मीर जाफ़र को बनाते हैं 1763 से 65 में नवाब। तो ऐसे इसमें लिख लीजिए। मीर जाफ़र के समय बक्सर का युद्ध हुआ, अभी हम बात करेंगे इसके ही समय बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व